ऑल राइट स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में भी हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे ताकि आप सभी भी साथ साथ करके सीख जाओ। राइट, तो क्या करना है, अभी एक नोटबुक लो, एक पेन लो एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद मी ओनली। राइट, तो शुरू करते हैं। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव गिवन अ क्वेश्चन दैट इज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 for the year 2018 and 19 from the following balance sheets of Holistic Limited as at 31st March 2019 and 31st March 2018. So आप देख सकते हो that we have given a balance sheet, then we do have some notes to accounts and then additional information. So एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या स्टेप है, हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो पहला स्टेप है हमें फॉर्मेट बनाना है। राइट, तो हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। सो दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ होलिस्टिक लिमिटेड, राइट, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 as per accounting standard 3 revised. Right, then we would give a name of first activity, that is cash flow from operating activities. Then we do have cash flow from investing activities. बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इन जैसे क्वेश्चंस को, तो आपको भी ये फॉर्मेट बनाना है और आपको अपने नोटबुक्स में कितने लाइन छोड़ने हैं। तो दिस वुड बी राइट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए एटलीस्ट 15 to 17 लाइन छोड़ देना, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए 7 to 8 लाइन, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए 7 to 8 लाइन। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग activity, and then we do have the cash and cash equivalents. Done? चलो सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज टू सॉल्व एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। राइट, तो अगर आप चेक करो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 50,000 जिस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का था, 20,000 का, वॉज सोल्ड फॉर 18,000। तो अब हमें चेक करना है कि इसके साथ साथ क्या हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे पता चलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में देखो या बैलेंस शीट में देखो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर मैं नोट्स टू अकाउंट्स में ही देखूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, प्लांट एंड मशीनरी, एंड द सेकेंड वन इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्योंकि हमारे पास दोनों का ही अमाउंट दिया हुआ है तो दो अकाउंट बनेंगे, ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है। राइट, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और क्योंकि हम रफ नोट बना रहे हैं तो हमें पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ऐसे ही बना लें, डेबिट क्रेडिट। उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हम एक बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो हमें पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो कहते हैं क्रेडिट होती है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, है ना, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। डन। इसी तरीके से अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूँ तो इसका अमाउंट जो होता है डेबिट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाई बैलेंस कैरिड डाउन। डन। अब इनके अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 10 लाख एंड क्लोजिंग इज 17,60,000। 10 लाख एंड 1760, तो 17,60,000 वॉज द क्लोजिंग बैलेंस एंड 10 लाख वॉज द ओपनिंग, है ना। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का देख लेते हैं, 1 लाख एंड 1,60,000। राइट, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 लाख एंड 1,60,000। डन। अब हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या गिवन है। अ पार्ट ऑफ मशीन जिस पे 20,000 का डेप्रिसिएशन था, यानी 50,000 का मशीनरी था, उसमें से 20,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने का वैल्यू बचे मशीनरी का, अभी करंट वैल्यू दैट इज 30,000, है ना। अब 30,000 वालों को कितने में बेचा आपने, 18,000 में बेचा। तो क्या आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस, ऑफ कोर्स लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 12,000 का। ठीक है, तो हमें ये चीज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। देखो लास्ट ईयर भी जब तुम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते थे और जो मशीनरी बिकती थी उसको आप क्या करते थे, उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन लगा था उसको आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, है ना। तो हम यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, आई थिंक 20,000 का, है ना, 20,000 का। तो हम यहाँ पे 20,000 लिख लेंगे। अब इस अमाउंट को हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऑलराइट, और यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। डन। अब इसके अलावा इन्फॉर्मेशन क्या दी है,
इसको आपने कितने पे सेल किया, आपने सेल किया है 18,000 में, है ना, और इस पे लॉस कितना हुआ है 12,000 का, तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो बाई, जब आप बेचते हो क्या आएगा, बाई बैंक अकाउंट और यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, कितने का, 18,000 का। प्रॉफिट होता तो इस साइड आता, क्योंकि ये लॉस है तो इसी साइड आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का, 12,000 का। डन। अब देखो जरा, 20,000, 18 एंड 12, 50,000 आ गया, राइट। तो इस तरीके से भी आप ट्रैक कर सकते हो, एक तरीके से ये भी है, राइट। अब हमने सब कुछ लिख लिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ बचा नहीं है कि हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत है ना। 50,000 की मशीनरी थी, 20,000 का उस पर डेप्रिसिएशन, 18,000 में बेच दिया, चलो ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग करते हैं अकाउंट की। अब देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाला साइड ज़्यादा है तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो इट वुड बिकम 1,80,000, राइट। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1,80,000। अब ये 1,80,000 अगर आप यहाँ पे चेक करो तो 80,000 का डिफरेंस है, और ये 80,000 क्या होता है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। सो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये अमाउंट एक हमें मिल गया, और हम ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं ना। तो एक तो ये अमाउंट हमें मिल गया, ये सेल का अमाउंट मिल गया हमें, ये लॉस का हमें मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी क्लोज कर लेंगे। कितना अमाउंट बनेगा, 7,60,000 है, और ये टोटल मिला के 50 था, तो ये कितना हो जाएगा, 18,10,000। क्लियर है, यहाँ पे भी आ जाएगा 18,10,000। अब चेक करो तो डिफरेंस कितने का आएगा, 8,10,000 का, राइट। अब ये क्या है जो आपने यहाँ पे डिफरेंस आया, ये आपका परचेज का अमाउंट है। तो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कॉमा परचेज ऑफ एसेट, फिक्स एसेट, दैट इज 8,10,000। अब इसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन से। तो हमारा अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पे यहाँ पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है ना। और फिर हमें कौन सा निमोनिक फॉलो करना है, हाँ बिल्कुल, टिप में जितने आइटम होंगे हम प्लस कर देंगे, और उसके बाद ग्लिड, है ना, और ग्लिड का भी जितना आइटम है उसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस। तो ग्लिड का डी है आपका डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। और जितने भी आइटम होते हैं टिप और ग्लिड में वो ऐड होते हैं, बेटा ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना आ गया, 80,000। तो हम क्या करेंगे, डिटेल्स में यहाँ पे ऐड कर देंगे 80,000, डन। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर आप चेक करो तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो कितने का लॉस था, 12,000 का, है ना, 12,000। तो आप इसको भी क्या करोगे, ऐड कर दोगे यहाँ पे। इसके अलावा और क्या रह गया बेटा, हमने डेप्रिसिएशन इसको कर लिया, लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारा रह गया ये सेल एंड परचेज, राइट। तो सेल एंड परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितने की मशीनरी बेची, मशीनरी हमने बेची है, सॉरी फॉर माय राइटिंग, ठीक है, मशीनरी हमने बेची है 18,000 की, राइट। तो हम 18,000 यहाँ पे ऐड कर दें। और फिर हमने परचेज करी है मशीनरी कितने की, 8,10,000 की, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, ये प्लस हो जाएगा, एंड नेगेटिव परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो जब आप परचेज करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा कैश, और आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे 8,10,000, डन। इसके अलावा और कुछ रह गया, नहीं, हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, हमने लॉस को भी रिकॉर्ड कर लिया, है ना, सेल को भी रिकॉर्ड कर लिया, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर भी हो गया। तो हमारा फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ चेक द सेकंड वन क्या है बेटा, टैक्स पेड। अब जरा देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है ऊपर, हाँ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो हमें क्या है, इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, सो दैट वी गेट टू नो कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड क्या है, कितना है, क्योंकि हमें यहाँ पे टैक्स पेड गिवन है। तो जब टैक्स पेड होता है तो हमें टैक्स मेड निकालना होता है, और टैक्स मेड जब गिवन होता है तो टैक्स पेड निकालना होता है। तो इसका भी बना लेते हैं हम भाई अकाउंट, है ना। हम यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। और हमें पता है क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का अमाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे डेबिट हैंड साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन, डन। और अमाउंट इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, अमाउंट कितना गिवन है, 30,000 एंड 60,000, और टैक्स पेड है 20,000 का, ठीक है। 30,000,
60,000 एंड टैक्स जब हम पे करते हैं कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट हैंड साइड, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, कितने का, आई थिंक 20,000 था ना, हाँ जी बिल्कुल 20,000। सो वी विल रिकॉर्ड इट हियर विथ 20,000। डन। अब जरा हम इसको, इसके अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो ये कितना है, 60 + 20 80,000 है ना। तो यहाँ पे भी 80,000 आना चाहिए, 80,000। तो कितने का डिफरेंस आया, 50,000 का। तो ये 50,000 क्या है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बाई, इसके अलावा चलो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। यू कैन ऑल्सो राइट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट। तो दोनों तरीके से सही होगा, कोई गलती नहीं होगी। आप दोनों तरीके से ही बना सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। डन, ठीक है। अब चलो इनको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स पेड और मेड दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये देखो, ये जो लास्ट वाला आइटम है, एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है ना, फिर इंटरिम प्रपोज, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। यहाँ पे आपका आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, है ना। तो कितना प्रोविजन बनाया आपने टैक्स का, 50,000 का बनाया, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 50,000 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो टैक्स पेड होगा वो नीचे से माइनस हो जाएगा। टैक्स कितना पे किया आपने, 20,000 का टैक्स पे किया, राइट। तो आप यहाँ से माइनस कर दो टैक्स पेड, और यहाँ पे आप 20,000 रिड्यूस। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब हमने टैक्स पेड भी कर दिया। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना है, 50,000 है। तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट को दो जगह हम रिकॉर्ड करते हैं, एक क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, राइट। तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में तो उसको रिकॉर्ड करोगे ही, और साथ में आपके इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी रिकॉर्ड होता है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स हम इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड 50,000 था, तो 50,000 हम यहाँ पे, राइट। और क्या कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड हाउ मच, 50,000, और हम यहाँ पे 50,000। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, दिमाग से उतर गया, हम यहाँ पे हमेशा लिखते हैं वर्किंग नोट 1, ठीक है। ये आपका वर्किंग नोट 2 है, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है, वर्किंग नोट 2 एंड दिस वन इज वर्किंग नोट 3, राइट। तो ये वर्किंग नोट आप यहाँ पे शो करोगे, और यहाँ पे जब भी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वर्किंग नोट 1 से आया, और डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2 से आया। फिर और क्या क्या आपने रिकॉर्ड किया, हाँ ये देखो, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी वर्किंग नोट 1, डन। और टैक्स पेड आपका कौन से आया, वर्किंग नोट 3 से आया, है ना, 3 से आया, ये भी 3 से आया। तो वी नीड टू स्पेसिफाई इट जब हम इसको बनाते हैं। चलो अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, यहाँ से भी हमने 50,000 माइनस करना है, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ऊपर भी हमने शो कर ही दिया। तो अगर हम देखें मोटा मोटी ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सॉल्व। अब हम देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में तो कुछ नहीं बचा, है ना। नोट्स टू अकाउंट्स में भी हमने सारा ही सॉल्व कर लिया है। तो प्रोसेस ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करते हैं, सेकंड पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन सॉल्व करने के बाद हम किस पे जाते हैं, नोट्स पे, एंड नोट्स के बाद हम जाते हैं बैलेंस शीट पे, है ना। तो हमने फॉर्मेट बना लिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर लिया, नोट्स के सारे आइटम कवर कर लिए। अब हम बैलेंस शीट को सॉल्व करना शुरू करते हैं शुरू से। सो इफ़ यू सी, पहले हमें क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल है। पहले कितने था, 10 लाख था, अब 14 लाख बन गया है। तो यानी आपने नए शेयर इशू किए हैं, तो शेयर जब आप इशू करोगे तो पैसा बिजनेस में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ प्लस प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आपने इशू किया, तो आपने इशू किया है 4 लाख। तो 4 लाख आपका यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस है। डन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले कितना था, 4 लाख था, अभी कितना बन गया, 5 लाख बन गया, यानी 1 लाख का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट, और आपको ये अमाउंट कहाँ से मिला है, सरप्लस से, कितने का, 1 लाख। तो हम यहाँ पे 1 लाख रिकॉर्ड कर लेंगे। डन है। इसके अलावा फिर हमें दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स। तो पहले 1,40,000 थे, अब कितने हो गए, अब 5 लाख हो गए, राइट। तो आपने इसको भी इशू किया है, कितने का इशू किया है, तो आपने इशू किया है 3,60,000 का। 1,40,000 में 3,60,000 आप ऐड करोगे तो 5 लाख हो जाएगा। तो
और कैसे निकालते हैं, 5 लाख माइनस 1,40,000 प्रीवियस जो करंट ईयर उसमें से प्रीवियस ईयर के अमाउंट को माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 3,60,000। अब इस पे देखो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर नीचे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होता, देखो यहाँ पे कि कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो इस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो भी चेंजेस हुआ है हम मानते हैं कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट, तो हम 1,40,000 पे 10% दे देते हैं, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो नए डिवेंचर्स है कब इशू किए गए हैं, तो हम उसको मान लेंगे। तो हमें वर्किंग नोट में भी ये स्टेट करना है that we have assumed that this new debentures have been issued at the end of the year which is 31st March 2019, and due to which हमें सिर्फ बिगनिंग अमाउंट पे ही 10% देना पड़ेगा, बट क्योंकि हमें डिवेंचर्स गिवन है हमने वहां से ही उसको ले लिया, राइट। तो अब हम चेक करेंगे, तो हमने डिवेंचर्स को इशू किया 3,60,000 को, तो हमारे पास पैसा और भी आया होगा, राइट, तो हम उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स। और कितना इशू किया है आपने, इशू किया है 3,60,000 का, तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है 3,60,000। डन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा होता तो फिनेंसिंग में प्लस होता है, और डिक्रीज हो रहा है तो वहां से माइनस हो जाएगा। तो कितना माइनस होगा, दोनों के डिफरेंस, यानी 10,000, पहले 30 था 20,000, यानी 10,000 की आपने पेमेंट कर दी है। तो पेमेंट कर दी तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम उसको आउटफ्लो के तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का हुआ है, 10,000 का, राइट। तो हम यहाँ पे 10,000, डन, ऑल गुड, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, हमारा आ गया है ट्रेड पेएबल। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने ये नोट्स तो कर लिया, नोट्स तो हमें करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कर लिया हमने नोट्स। ट्रेड पेएबल्स देखो, क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, यानी जब भी करंट लाइबिलिटीज आपकी बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितने से क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, चेक करो जरा, क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, नॉट क्रेडिटर्स, ये हाँ क्रेडिटर्स ही हैं, 40,000 से बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 40,000, आप यहाँ 40,000 को रिकॉर्ड कर दोगे, डन। अब नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने कर लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमने कर लिया। अब हम आते हैं एसेट पे। एसेट पे प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको तो हमने नोट्स टू अकाउंट से ही हमने पहले सॉल्व कर लिया है, राइट। अब हम चलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, यानी बढ़ रहा होता तो हमने परचेज किया होता, बट घट रहा है तो अमोटाइज हो रहा है। तो अमोटाइज होता है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग में है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। तो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया इंटेंजिबल तो हम गुडविल मान लेंगे, इन गुडविल रिटर्न ऑफ यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ हुआ है गुडविल, चेक करो, पहले 2 लाख था, 1,40,000 बजे, यानी 60,000, 60,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे, डन। अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं और क्या क्या गिवन है। इन्वेंट्री पहले 2 लाख था, अब 2,50,000 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल पहले 3 लाख था, अब 5 लाख हो गया, यानी दोनों केसेस में में ही इंक्रीज हो रहा है आपका करंट एसेट। और जब करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम माइनस करेंगे, दूसरा आइटम में भी माइनस होगा, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इंक्रीज इन क्या क्या है, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री इंक्रीज, 50,000 के, तो 50,000 आपका ये नेगेटिव बैलेंस है, डन। दूसरा अमाउंट देखो, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है ना, 2 लाख यहाँ पे, डन है। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया, ऑलमोस्ट क्या, हाँ बिल्कुल। अब सिर्फ एक ही आइटम है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, तो वो हम एंड में चेक करेंगे। तो देखा जाए तो हमने सब कुछ लिख लिया जो भी क्वेश्चन में गिवन है, और हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए, राइट। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख का, एंड देन 50,000 का हमने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कितना आ गया हमारे पास, आ गया ये बैलेंस 1,50,000, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो अगर हम चेक करें तो कितना इंक्रीज हो रहा है, आपका आ जाएगा 3,52,000, डन। एक बार हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश रह ना जाए। हाँ,
तो हमारे पास अमाउंट 1,50,000 बिल्कुल, तो हमारे पास 3,52,000 है। अब इसको भी हम कर लेते हैं रिकॉर्ड, और हम जो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं उसको भी हम देख लेते हैं, और यहाँ पे हम टैक्स पे कर देते हैं और देखते हैं अमाउंट हमारा कितना है। तो हमारे पास क्या अमाउंट है, 3,52,000 प्लस 40,000 माइनस, सो वी डू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 1,22,000। सो 1,22,000 जो है आपका पॉजिटिव बैलेंस आया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और ये हमारे पास अमाउंट किसका आया, फर्स्ट एक्टिविटी से, तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे कॉलम 1,22,000। डन है। नेक्स्ट करते हैं, समझते हैं और क्या है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। सो हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं, एंड दैट वुड बी 8,10,000 minus 18,000. So we would left with 7,92,000, that is negative 7,92,000, right? And this would be known as cash used. So we will write here net cash used in investing activities. This is second investing activities. So the amount we have got from B is what, 7,92,000, which is negative. Done. आगे बढ़ते हैं, हमारे फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ को चेक कर लेते हैं। सो 7,60,000 एंड 60,000 नेगेटिव का है, तो 7 लाख आपका पॉजिटिव अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो 7 लाख जो आपका पॉजिटिव अमाउंट है, अब बताओ मुझे यूज्ड इन है या कैश फ्लो होगा, तो ये कैश फ्लो होगा। सो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इस अमाउंट को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे 7। अब हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों ही आइटम के जो बैलेंस है उसको हम क्या कर लेते हैं, आपस में प्लस कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, हाउ मच इट वुड बी, 8,22,000 है एंड 7,92,000 का नेगेटिव बैलेंस है। सो वी वुड लेफ्ट विथ हाउ मच, 30,000, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 30,000। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग में कितना था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो बिगनिंग में हमारे पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इन्वेस्टमेंट से हो या मार्केटेबल सिक्योरिटी से होगा, तो सेम अमाउंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को हम लिख देंगे, दैट इज 60,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 60,000 आ चुका है, और इसको इन दोनों को हम आपस में प्लस कर लेंगे, एंड देन वी विल गेट द अमाउंट दैट इज 90,000, राइट। तो ये क्या हमारा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड, ठीक है। तो 90,000 आ गया। अब चेक करो क्या ये कैश के क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल है, हाँ। तो चेक करो, हाँ, कैश एंड कैश बैलेंस के क्लोजिंग के बैलेंस है इक्वल है, दैट इज 90,000। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ इट शुड बी डन, है ना। आपने सारा एक एक प्रोसेस देखा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसी तरीके से हर बार करना है, राइट। तो अभी क्या करो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का और इसको अभी सॉल्व करो, डू सॉल्व इट राइट नाउ, कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और अभी के अभी सॉल्व हो जाए, और फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसको भी सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सनराइजेस लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो 2023 का डेटा गिवन है विद द प्रीवियस ईयर डेटा, एंड हमें यहाँ पे नोट्स भी बहुत सारे गिवन है, साथ के साथ हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है, हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बना लो सभी जल्द से जल्द, और फॉर्मेट बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सनराइजेस लिमिटेड, सनराइजेस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2023 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्री रिवाइज्ड। आपको इसी तरीके से फॉर्मेट बनाना है इसके मार्क्स से बेटा, ठीक है। एंड फिर ए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन हमारे पास क्या है, बी एंड दैट इज व्हाट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। और आपको 15 से 17 लाइन छोड़ने हैं उसके लिए, ए के लिए, ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, इसके लिए 7 से 8 लाइन, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और फिनेंसिंग के लिए भी 7 से 8 लाइन फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। देन कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़, एंड देन हमारे पास डी आ जाएगा, दैट वुड बी कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट्स। डन, फॉर्मेट हमने बना लिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब मशीनरी से रिलेटेड हम देख लेते हैं कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, इधर तो गिवन नहीं है राइट, बट हमें यहाँ पे गिवन होगा बैलेंस शीट में। हाँ, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले 1,75,000 था, अब 2,10,000 हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, ठीक है। तो इसका अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो हम अकाउंट किससे बनाएंगे, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डन, पहले हम इसको बना लेते हैं। क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, राइट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। अमाउंट कितना कितना है, सो अमाउंट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 175 एंड 210, 2,10,000 है ना। अब क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, बोल रहे हैं न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 50,000, नहीं नया मशीनरी आपने खरीदा है। और जब मशीनरी को खरीदते हो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, राइट। 50,000 का खरीदा है, हाँ जी 50,000, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज 50,000। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना। तो हम क्या कर देंगे, इसके अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। किस साइड ज़्यादा आएगा, इस साइड ज़्यादा आना चाहिए, जो कि आएगा 2,25,000। तो यहाँ पे भी 2,25,000 हो जाएगा, राइट। और डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, 15,000 का। तो ये 15,000 क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये आपका आ गया 15,000। तो एक बात ध्यान रखना, हम इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ग्लिड में। डेप्रिसिएशन कहाँ आता है आपका, ग्लिड पे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे टिप, है ना। फिर हमारे पास आ जाएगा ग्लिड। तो ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सारे आइटम यहाँ पे प्लस होंगे। तो ग्लिड का डी यानी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। सो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है आपका 15,000 का, ठीक है। तो वी विल राइट इट हियर ऑन 15,000। और ये हमारे पास कहाँ से आया है, वर्क नोट नंबर 1। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट 1। डन, और वहाँ से हमने इसको लिख दिया। और परचेजेस भी हैं, तो परचेजेस आपके कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टिंग में। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने की परचेज की है, 50,000 की। तो हम यहाँ पे 50,000 लिख देंगे। और अगेन ये नेगेटिव बैलेंस होगा, है ना, तो ब्रैकेट में आएगा। और ये फर्स्ट वर्किंग नोट से है, तो वो भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। डन है। तो वर्किंग नोट फर्स्ट तो हमारा हो गया। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 को आपने बेचा है एट अ लॉस ऑफ 3,000। यानी कोई चीज़ 25,000 की है, उसको 3,000 के लॉस से बेचा जाए, लॉस निकाल के, तो कितने में बेचोगे, 22,000 पे। सिंपल सी चीज़ है ना। तो इतने में बेची होगी। तो करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, चेक कर लो। सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, हाँ बनाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमारे पास गिवन है यहाँ पे बैलेंस शीट में भी, और साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम नॉन करंट एसेट्स अकाउंट भी यहाँ पे बना लेते हैं। और ये हमारा क्या आएगा, वर्किंग नोट 2, वर्किंग 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे इसका जो बैलेंस होगा, क्योंकि एसेट है तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस सीडी। अब अमाउंट लिख दो इनका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कितना है, 25 एंड 40,000। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 25 एंड 40,000। अब हमें क्या बोला गया है कि 25,000 के मशीनरी को 22,000 में बेचा गया है, 3,000 के लॉस पे। तो 22,000 में बेचा गया है, तो कैसे बेचोगे, बैंक से, बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, 22,000, है ना। और फिर लॉस भी है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डन, कितने का, 3,000 के लॉस। इसके अलावा और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, चेक करो, है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25 जिसकी कॉस्टिंग थी, हमने उसको 3,000 के लॉस पे यानी 22,000 में बेच दिया। तो 22,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, 3,000 का लॉस। अब इसको टोटल कर लो, तो इस साइड ज़्यादा आएगी, तो 65,000 आ गया, राइट। और यहाँ पे भी 65,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है, यस 40,000 का आ रहा है ना। देखो जरा, 40,000 का आ रहा है ना। तो ये क्या है, परचेज है। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, है ना, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, ये क्या है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000। तो
हमें यहाँ से भी 2-3 आइटम मिल गए। पहले क्या है, एक तो सेल मिल गया, परचेज मिल गया और यहाँ पे लॉस भी मिल गया। तो ये तीनों हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, राइट। तो पहले तो हम इसको, जो लॉस है उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करो, हम यहाँ पे ग्लेड में लॉस हमारा आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितने की हुई है, कितने की लॉस हुई है, 3000 की, राइट। तो हम 3000 यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर हमारा परचेज एंड सेल है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, तो वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो हम पहले सेल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। 22,000 का बेचा है तो हमारे पास पैसा इनफ्लो होगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने की बेची है, 22,000 की। और ये हमें कहाँ से मिला है, नोट नंबर 2 से। हाँ, नोट नंबर 2 से हमें ये अमाउंट मिला है। सो वी हैव रिकॉर्डेड इट एज वेल एज 40,000 की आपने परचेज करी है ना। तो ये भी आपका नोट नंबर 2 से ही आएगा, उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये माइनस होएगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने की खरीदी, 40,000 की। तो 40,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव अमाउंट। डन है। अब तो कोई अमाउंट इधर से रहने गया नहीं, हमने लॉस को भी रिकॉर्ड कर लिया ऊपर, है ना, और परचेज एंड सेल्स को भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो गए हैं। अब हम चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। अब नोट्स टू अकाउंट्स में चेक करो, यहाँ पे जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है। तो पहले तो हम इसी को कर लेते हैं, है ना। तो जनरल रिजर्व पहले आपका 1 लाख था, अब कितना आ गया, 1,40,000, यानी जनरल रिजर्व आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व में कितना पैसा आपने डाला होगा, 40,000 रुपये। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में 40,000 रुपये यहाँ पे आप लिख लो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000। चेक कर लो एक बार, 40,000 है क्या, हाँ जी। अब प्रॉफिट एंड लॉस में देखो जरा एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। लास्ट ईयर इट वाज 74,000, नाउ इट इज बिकम 66,000। सो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को देखें तो लास्ट ईयर 74,000 था, अभी करंट ईयर में कितना, 66,000, यानी कम हुआ है। कम क्यों हुआ है, क्योंकि आपका लॉस हुआ है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कितने का लॉस हुआ होगा, और 66 यानी 8,000 का आपका लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं, पर यहाँ पे जो अमाउंट होता है, बैलेंस जो होता है हमारा, वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव 8,000। डन है। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया, एंड जनरल रिजर्व को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। So if you look at long-term borrowings, that is 10% public deposits, that is 75,000 current year, and last year it was 50,000. तो यहाँ पे आपने नए पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए होंगे, राइट। तो जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, इनफ्लो आता है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, फिनांस में, राइट। बट यहाँ पे अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक करो तो इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये कब एक्सेप्ट की गई है या कब हमने इसको, हमारे पास पैसा आया है, राइट। तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये एंड में हुआ होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नोट्स डालेंगे, और नोट्स में हमारा क्या आएगा, ये नोट नंबर हमारा वर्किंग नोट 2 हो गया, वर्किंग नोट ये हमारे पे 3 आ जाएगा, नोट 3। और हम लिखेंगे इट इज अज्यूम्ड दैट द पब्लिक डिपॉजिट्स हैज बीन एक्सेप्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड दैट इज व्हाट, 31 मार्च 2023। ठीक है। तो हमें जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हम मानेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, और एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, मान लो कोई डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट किया है, तो हम इंटरेस्ट किस पे करेंगे, शुरू में जो बैलेंस था उस पे, या बिल्कुल लास्ट में जो बैलेंस है उस पे। ऑफ कोर्स सी बात है, जो शुरू में बैलेंस था उस पे, यानी दिस 50,000 पे। तो 50,000 पे हमने इंटरेस्ट पे कितना किया होगा, 10% ऑफ 50,000, दैट वुड बी 5,000। तो दो चीज़ें, एक तो आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये आपके फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जितने भी आइटम्स आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में होते हैं वो आपके कहाँ पे आएंगे, फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस कर देंगे प्रोसीड फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। कितना आपने डिपॉजिट किया है, आपको मिला है, दैट वुड बी 75,000, मतलब पब्लिक ने डिपॉजिट किया है आपके साथ 25,000। तो आपका अमाउंट, अब आपके पास जो फाइनेंस है बढ़ जाएगा, राइट। और इस पर आपने इंटरेस्ट भी पे किया है, तो हम इसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट पेड टू पब्लिक डिपॉजिट हाउ मच, 5,000, है ना, 10% ऑफ 50,000 जो कि इनिशियल अमाउंट था, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सेप्टेंस हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर हो। एक चीज़ और, इंटरेस्ट पेड एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड करते हो ऑपरेटिंग में, साथ के साथ हम यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लेंगे, इंटरेस्ट पेड टू पब्लिक डिपॉजिट्स हाउ मच, ये आपका आ जाएगा 5,000, राइट। डन। और
आपने इससे रिलेटेड एक नोट भी बनाया था, वर्किंग नोट 3, तो आप उसको भी यहाँ पे शो कर दो, है ना, जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये 5000 ही क्यों है, हमने पूरे अमाउंट पे क्यों नहीं दिया, तो वो इस वजह से बिकॉज इट इज़ अज्यूम्ड दैट द पब्लिक डिपॉजिट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। नोट 3 डन। अब हमने ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कर लिया। नाउ लुक एट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बेटा कोई भी बोरोइंग्स हो आपके फिनांस को इम्पैक्ट करता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आप उसको रिकॉर्ड करते हो। तो शॉर्ट टर्म आपका फिर अगेन फिनांस से रिलेटेड है, कैश क्रेडिट पहले 20,000 का था, अब 50,000 का हो गया है, तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारा फिनांस बढ़ेगा 30,000 रुपये से, कैश आपके पास बढ़ रहा है, कैश क्रेडिट लिया है आपने। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोसीड फ्रॉम कैश क्रेडिट लिख लो। प्रोसीड फ्रॉम कैश क्रेडिट, कितना आपको क्रेडिट मिला है कैश का, यू हैव गॉट 30,000 का, तो आप यहाँ पे 30,000 रिकॉर्ड कर लोगे एंड दैट वुड बी पॉजिटिव। और बिकॉज ये देखो ये नेगेटिव, मैं भूल गया था, यहाँ पे -5,000 आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमारा कैश क्रेडिट भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। ट्रेड पेएबल्स हम चेक कर लेते हैं, नहीं हमने इसमें से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम कर लेते हैं अभी। तो आपका ट्रेड पेएबल देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो सन्ड्री क्रेडिटर आपका बढ़ रहा है और बिल्स पेएबल घट रहा है। तो जो आपके वर्किंग कैपिटल के में जो चेंजेस होते हैं, जो भी आपके करंट लाइबिलिटीज होती हैं, जो भी बढ़ती हैं उसको आप प्लस करते हो और घटती है तो माइनस करते हो। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गई हैं बेटा, ये बढ़ गई हैं 7,000 से। तो आप 7,000 पॉजिटिवली का पॉजिटिव अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। अब चेक करो, बिल्स पेबल पहले 14,000 का था, अब 8,000 ही रह गया, यानी 6,000 डिक्रीज हुआ है। तो जब डिक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे और यहाँ पे लिखोगे डिक्रीज इन बिल्स पेएबल 6,000, है ना। तो 6,000 आपका यहाँ पे नेगेटिव का डन है। आगे बढ़ते हैं, हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने एक अकाउंट बनाया था, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका, ठीक है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका लिखा हुआ कि 12% का उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना है। पर हमने कब ये इन्वेस्टमेंट किया है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन है, कहीं पे भी गिवन नहीं है कि हमने कब ये नया इन्वेस्टमेंट किया है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर आप चेक करो कितना है, पहले आपका 25,000 का था, अब 40,000 है, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, यानी आपने इन्वेस्टमेंट और किया है, पर कब किया कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर किया है। तो जब एट द एंड ऑफ द ईयर किया है, तो क्या उस पर आपको कोई रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वर्किंग नोट 4 एंड दैट वुड बी व्हाट, इट इज अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 31 मार्च 2023। और क्योंकि 2023 को हमने किया है, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। किस पे नहीं मिलेगा, नए इन्वेस्टमेंट पे, पुराने पे तो मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। हमारा जो नया इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो हमारा नया जितने का चेंज है उस पर नहीं मिलेगा, बट जो 25,000 है इसका हमें 12% मिलेगा। तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। और वर्किंग नोट 5 में आपका 25,000 का 12%, राइट। तो हाउ मच इट वुड बी 3,000, ठीक है। तो हमारे 3,000 आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो आप इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और कितना रिसीव हुआ है आपको, 3,000, राइट। तो 3,000 का आपके पास पॉजिटिव अमाउंट आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। एज वेल एज आप यहाँ पे जो भी आपका इनकम होता है वो आप इसको यहाँ से प्लस करते हो, कौन से, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो माइनस करते हो। ये आपने सब प्लस किया ग्लिड को, अब इसको माइनस करोगे, क्या, इंटरेस्ट इनकम 3,000 का, और ये आपको कहाँ से मिला है, वर्किंग नोट 5 से, वर्किंग नोट 5 से कितना, 3,000। तो आप इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस कर रहे हो, ये भी आपका वर्किंग नोट 5 से। क्लियर है, डन है। चलो तो समझ में आ गया, ये 12% हमने इस पे क्यों नहीं लगाया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि हमने कब इन्वेस्टमेंट की है। अगर गिवन होता तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट कर लेते, पर हमें कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो 25,000 पे ही करेंगे, क्योंकि हम मान के चलेंगे क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने एट द एंड ऑफ द ईयर में की है, ठीक है, डन है। तो सारे हमने फॉर्मेट बना लिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारा सॉल्व कर लिया, नोट्स टू अकाउंट सारे हमारे सॉल्व हो गए। अब हम जंप करते हैं बैलेंस शीट पे। अब आप शेयर कैपिटल देखो तो 3,80,000 था प्रीवियस ईयर, अभी कितना हो गया, 4,50,000। तो कितने का डिफरेंस है,
70,000 का है, तो यानी आपने नए शेयर्स और इशू किए होंगे, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितने का किया है, 70,000 का, है ना। हम यहाँ पे 70,000 का हमारे पास पॉजिटिव अमाउंट आ जाएगा, डन है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस का हमने नोट से यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया अमाउंट, तो हो गया वो। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का भी हमने नोट्स कर दिए हैं, तो ये ऑलरेडी कवर है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स चेक करो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हाँ कैश क्रेडिट ऑलरेडी डन है। ट्रेड पेबल भी हमने कर लिया, नोट्स का आपका पार्ट था ये। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले आपका 1,75,000 था, अभी 2,10,000, इसका इससे के रिलेटेड हमने अकाउंट भी बनाया था, है ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड बनाया था, हाँ बनाया था, चेक करो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने बनाया था ना इसका अमाउंट लेके, 1,75,000 एंड 2,10,000, तो ये भी डन है, ठीक है। हमने इसको भी कर लिया, दो अकाउंट हमने बनाए थे, एक बनाया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, एंड दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, तो ये भी डन है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो एलिमेंट रह गए, करंट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिसीवेबल। और करंट इन्वेस्टमेंट जो है आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ध्यान रखना है इसका, ये आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, जो कि 90 डेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट रहेगा। तो बचा क्या हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 2,44,000 माइनस 1,52,000, 1,52,000, इट वुड बिकम 92,000। सो 92,000 से आपका बढ़ रहा है ट्रेड रिसीवेबल। सो हम यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 92,000 से शो कर देंगे, और ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है। तो हमने सभी कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अब हमारा बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस रह गया है, तो उसको हम इसको कर लेते हैं। अब हम इसके अकाउंट को क्लोज करते हैं, डन। चलो, तो सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसके बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा इट वुड बी व्हाट, 32,000 पॉजिटिव का, और इसी को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब हम इन आइटम को भी प्लस कर लेते हैं। सो 538 40 40 50 55 एंड 55 में से आपका 3,000 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 52,000, राइट, पॉजिटिव 52,000, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एंड दैट इज 52,000 पॉजिटिव अमाउंट। फिर हम इसको भी देख लेते हैं, इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर 7,000 पॉजिटिव है, और आपका डिक्रीज इन बिल्स पेबल 6,000 नेगेटिव एंड 92,000 नेगेटिव है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो शायद हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड, है ना, चेक करते हैं, हाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हमने टैक्स पे नहीं किया है, ना तो टैक्स पेड से कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ना ही प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। तो जब नहीं है तो हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, और उसका हम अमाउंट सीधा निकाल, तो हम चेक कर लेते हैं इसका कितना अमाउंट आएगा, इट वुड बी माइनस 39,000, राइट। तो 39,000 ये जो माइनस का आया है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डन। और इस अमाउंट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, डन है। और ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है। चलो, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को चेक कर लेते हैं। हमारे पास 22 पॉजिटिव है मैम, 3,000 पॉजिटिव है, और फिर नेगेटिव है, तो इसका हमारे पास नेट इफेक्ट क्या आएगा, ये माइनस का हमारे पास 65,000 आएगा। सो अगेन इट इज़ व्हाट, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट, एंड वी विल राइट इट हियर, डन। अब हम थर्ड बार एक्टिविटीज़ पे आते हैं, एंड दिस इज व्हाट, 25,5,7 1,20,000 आना चाहिए इसका। सो 1,20,000 एंड दैट इज पॉजिटिव। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज, राइट, और इस अमाउंट को हम इधर लिख देंगे 1,20,000। तो हमारे पास दो नेगेटिव बैलेंस है, 39 का, 65 का, और 1,20,000 पॉजिटिव बैलेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। सो चेक कर लेते हैं ये हमारे पास कितना अमाउंट आएगा। सो वी हैड 39 नेगेटिव, 39 minus 65,000, we would be left with how much, 16,000, that is positive 16,000, right। तो ये हमारा कैश फ्लो हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेट, पहले हम क्या लिखेंगे, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग, और एट द बिगनिंग, राइट। बिगनिंग में कितना है चेक कर लो,
क्वेश्चन में कितना गिवन है, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात हुई है तो बिगनिंग में ये 280 था और कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था 34 था। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा 280 तो 3,14,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3,14,000। 3,14,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 3,40,000 और ये आपके किसके इक्वल होना चाहिए, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 3,40,000 है, तो अभी पता चल जाएगा। तो हमारे पास 3 लाख करंट इन्वेस्टमेंट है और 30,000 हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ये आना कितना चाहिए 3,30,000। हाँ 30 है, 16 एंड 40 30 आना चाहिए। तो मेरी मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया था पर ये 3,30,000 है। तो बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटा। एंड तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, है ना, एंड डू सॉल्व इट राइट नाउ। अभी सॉल्व करो ताकि जो भी प्रॉब्लम है अभी के अभी वो क्लियर हो जाए, राइट। एंड इस वीडियो में अगर आपको वैल्यू मिली है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, है ना, कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करो ताकि यूट्यूब को पता चले कि इससे आपको वैल्यू मिल रही है और आप जैसे और बच्चों को ये वीडियोस देखने को मिले, राइट। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।